दुनिया में इस वक्त आप जहां भी नजर घुमाएंगे, जहां भी नजर डालेंगे, आपको लगेगा कि हिंसा अपने चरम पर है, ज़ेनिथ पर। पूरी दुनिया में इस वक्त अनरेस्ट चल रहा है, उथल पुथल चल रही है। नेपाल पिछले 4 दिनों से जल रहा है। आज जरूर हालात काबू में है। नेपाल की खबरों से आप अगर नजरें घुमाएंगे, दूसरी तरफ जाएंगे तो अमेरिका के हालात दिखेंगे। राइट विंग एक्टिविस्ट पीटर कर्क, दिन दहाड़े उनकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। फिर फ्रांस की तरफ आप नजर घुमाइए, सोशल मीडिया पर ब्लॉक एवरीथिंग कैंपेन चलाया जा रहा है, आग लगाई जा रही है चारों तरफ। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के इस्तीफे की मांग को लेकर 1 लाख से ज्यादा लोग बुधवार को सड़क पर आ गए। जगह जगह आगजनी की तस्वीरें, हिंसक प्रदर्शन की तस्वीरें। आप भी सोच रहे होंगे, प्रभु ये क्या हो रहा है? ये हम किस जगह, किस वक्त में आ गए, कौन से दौर में आ गए? और वहां से अगर नजर फिराएंगे तो आप भारत आ जाएंगे। कहीं भी जैसे ही अराजकता की तस्वीरें आती हैं, हिंदुस्तान में एक विशेष वर्ग है जो एक्टिव हो जाता है। अपनी फितरत के हिसाब से ये कहने लगता है कि काश ऐसा हमारे देश में हो जाए, काश। अपनी जिंदगी के संघर्षों में लगे युवाओं को उकसाने का खेल शुरू हो जाता है। अपने एसी कमरों में बैठ के ये सारे के सारे कीबोर्ड वीर बन जाते हैं और आजकल तो कैमरा के सामने आकर बड़े बड़े भाषण देने लगते हैं। सवाल है कि कोई भला अपने ही देश में ऐसी स्थिति क्यों चाहेगा, ऐसी सिचुएशन क्यों चाहेगा, किस मकसद से ऐसा चाहेगा? ये कहते हैं हमारे लिए देश प्राथमिकता है। अगर देश प्राथमिकता है तो फिर भारत की इकोनॉमी तो फ्रेजाइल 5 से ग्लोबल टॉप 5 में बन गई है। भारत में जो गरीबी दर 2011 और 12 में 27.1% हुआ करती थी, वो अब घटकर 5.3 रह गई है। 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ दिया गया है। 5 करोड़ लोगों को अपना घर दे दिया गया है। भारत दुनिया को 2014 के मुकाबले 2 गुना सामान बेच रहा है। व्यापार बढ़ा, विकास हुआ, लोगों तक उस विकास का लाभ पहुंचा, गरीबी इसलिए घटी। और मैं जब ये बातें आपको गिना रही हूं तो ये नहीं कह रही हूं कि सब बहुत शानदार हो गया है, भारत सोने की चिड़िया बन गया, लेकिन एक ट्रैक रिकॉर्ड दिखाई दे रहा है। तो वो कौन लोग हैं जो वक्त वक्त पर भारत में श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल की तरह हाहाकार देखना चाहते हैं? बेशर्म लोग। क्या भारत स्टेट के खिलाफ वैचारिक लड़ाई छेड़ने की कोशिश नहीं हो रही है? क्या कोई है जिसे भारत की तरक्की से, भारत की खुद मुख्तारी से डर लग रहा हो? और जो डर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन्हीं के इशारे पर भारत में अराजकता की कामना की जा रही है? और कामना इसलिए क्योंकि कोशिश तो बहुत हुई है, सफलता अभी तक नहीं मिल पाई। क्या वो वही लोग हैं जिनके लिए जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स बार बार एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, डीप स्टेट? क्या भारत में भी डीप स्टेट के पैसे पर अपना पेट पाल रहे लोगों को एक नया एम और टारगेट दे दिया गया? ये सवाल इसलिए पैदा होता है क्योंकि जो राहुल गांधी ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया वोट चोरी पर, सेव डेमोक्रेसी पर, बात तो भारत के डेमोक्रेसी की, भारत में वोट चोरी की थी, पर इसका लिंक, क्योंकि सत्ताधारी दल बीजेपी लगातार इस तरफ इशारा कर रही है। अभी तक देश में चुनाव आयोग के खिलाफ सबसे बड़ा अभियान चल रहा है। बीजेपी इसे भी विदेशी साजिश का हिस्सा बता रही है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला आज बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आते हैं, राहुल गांधी पर आरोप लगाते हैं कि भारत में जो डायलॉग राहुल गांधी कह रहे हैं, बोल रहे हैं, वो विदेश की धरती से कनेक्टेड है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का पावर विदेश की धरती से आया था, डेटा को झुटलाया नहीं जा सकता है, ऐसा कह रहे हैं। राहुल गांधी ने विदेश की धरती पर भारत की संप्रभुता पर सवाल उठाया था, वो सवाल पूछ रहे हैं। दरअसल कथित वोट चोरी का मुद्दा जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए राहुल गांधी ने दुनिया के और देश के सामने लाया था, उसके पीपीटी का पीडीएफ वर्जन म्यांमार में तैयार किए जाने का दावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किया जा रहा है। इसके बाद बीजेपी ने इसे विदेशी धरती से आया डेटा बताया। कांग्रेस भी इस मुद्दे पर बचाव में सामने तो आई। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीने
उन्होंने म्यांमार कनेक्शन के आरोपों पर जवाब देते हुए जो कहा है मैं आपके सामने रखती हूँ। प्रेजेंटेशन भारत में ही बना है। टाइम का जो फर्क दिख रहा है वो सिर्फ सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी है, विदेशी सोर्सेस का कोई सबूत नहीं। पीडीएफ में ज्यादातर तारीखें भारत से मिलती है, सिर्फ एक जगह 1 घंटे का फर्क है जो एडोबी सॉफ्टवेयर की सामान्य गड़बड़ी है। और ऐसी गड़बड़ी अक्सर सॉफ्टवेयर बग, सिस्टम सेटिंग या मैनुअल घड़ी में बदलाव से आ जाती है। गूगल ड्राइव से शेयर करने पर मेटा डेटा जो है वो नहीं बदलता है और इसीलिए विदेशी दखल की बात सरासर झूठ है, ये सुप्रिया सुनील कह रहे हैं। तो एक तरफ कांग्रेस और बीजेपी कथित वोट चोरी के विदेशी कनेक्शन पर आमने सामने है, दूसरी तरफ मद्रास हाई कोर्ट के एक फैसले ने कथित वोट चोरी के आरोपों पर कई सवालों को जन्म दे दिया है। दरअसल राहुल गांधी के दावों के बाद मद्रास हाई कोर्ट ने एक PIL जो है वो दाखिल की गई, जिसमें कोर्ट से चुनाव आयोग को इस मामले में अपना पक्ष रखने के निर्देश देने की मांग की गई। मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस महेंद्र मोहन श्रीवास्तव और जस्टिस जी मुरुगन ने याचिका को खारिज किया और कहा कि ये सिर्फ आरोपों के आधार पर दायर की गई याचिका है। कोर्ट ने इस फैसले को चुनाव आयोग के पक्ष में दिखाया जा रहा है। कोर्ट के इस फैसले पर आज सवाल इन आरोप प्रत्यारोप से अलग है, देश के लिए है, देश के लोगों के लिए है। आज गूंज में कुछ बड़े सवाल देश पर जो हावी होने की कोशिश करते हुए लोग और ताकतें नजर आ रही उनसे भी है और ये सवाल इस वक्त देश के सामने रखना जरूरी है, जिसका जवाब हम अपने पैनल से लेने की कोशिश तो करेंगे और चाहते हैं कि आप भी उन सवालों का जवाब जरूर सोचिएगा। सवाल ये कि देश को भड़काने वाले किसके इशारे पर काम कर रहे हैं, लोकतंत्र पर सवाल उठाने वालों का डायरेक्टर आखिर कौन है। क्या भारत सरकार को इस वक्त सचेत हो जाने की जरूरत है? क्या देश के युवाओं को बहुत ज्यादा केयरफुल होने की जरूरत है? शुरू करते हैं गूंज। सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के शर्मा इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनवर पाशा आपसे कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। इस वक्त आपको निखिल जैन कांग्रेस का पक्ष रखते हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में जुड़ रहे हैं। हमारे साथ सतीश केसिंग साहब भी जुड़ रहे हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। इस वक्त IPCS के अभिजीत अय्यर मित्रा भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। शुभ रास्ता राजनीतिक विश्लेषक है, पॉलिटिकल एनालिस्ट और साथ में मैं उनको पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट भी कहूंगी क्योंकि अक्सर हम पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट कहकर माफ कीजिएगा राजनीतिक विश्लेषक कहकर बात खत्म कर देते हैं, लेकिन बहुत सारी पार्टियों के लिए अलग अलग लेवल पर स्ट्रैटेजीज बनाई हैं। तो शुभ रास्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत मैं अभिजीत आपसे कर रही हूं क्योंकि आप विदेशी मामलों को बहुत अच्छे से समझते हैं। ये नेपाल में जो कुछ भी हुआ और उसके बाद एक के बाद एक जिस तरीके के ट्वीट्स यहाँ पर आने लगे, बड़े बड़े वीडियोज बनाए जाने लगे, फिर हमने अमेरिका में देखा कल मतलब यहाँ तो देर रात ही थी, जो खबर आई उसने सबको चौंका दिया। क्या हो रहा है इस वक्त दुनिया में और सब जगह एक ही तरीके की चीजें कैसे हो सकती है एक ही टाइम पर, कुछ गैप के बीच? देखिए रूबिका जी, ये जो अलग अलग जो रेवोल्यूशंस हुए हैं वो उन हर रेवोल्यूशन बाहर से तो एक ही दिखता है पर उसके कारण कभी एक नहीं होते हैं। श्रीलंका में अलग अलग कारणों की वजह से हुआ था। उधर उन्होंने जो राष्ट्रपति थे उन्होंने ये निर्णय लिया था कि वो ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर जाएंगे और फिर जब कोविड आया ऑर्गेनिक फार्मिंग और बगैर टूरिज्म के बीच में सब कुछ इकोनॉमिक कोलैप्स हो गया था। बांग्लादेश में अलग कारण थे, वो तो पूरा का पूरा एक भड़काया गया, उकसाया गया एक रेवोल्यूशन था जिसमें जमाते इस्लामी बहुत बड़ा कार्य निभा रहा था और भी एक किस्म से आउटसाइड सपोर्ट दे रहा था। जो नेपाल में हुआ है अगर आप देखेंगे ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक है, क्योंकि इसमें क्या पता चलता है कि उन्होंने हर राजनीतिक पार्टी पे अटैक किया है। देवबा पे अटैक किया है जो कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, पौडेल पे अटैक किया है जो कांग्रेस के राष्ट्रपति हैं, ओली पे अटैक किया है जो कम्युनिस्ट पार्टी के एक दल के मुखिया हैं, और प्रचंडा पे भी अटैक किया है जो दूसरे कम्युनिस्ट पार्टी के मुखिया हैं। तो ये एक किस्म से
पूरे गवर्नमेंट पे से उनका फेथ उतर गया है। ये एक पार्टी के खिलाफ नहीं था जैसे बांग्लादेश में हुआ था, ये सब पार्टियों के खिलाफ। पर अभिजीत मुझे बस एक बात आप बताइए, और जब हम कहते हैं ऑर्गेनिक तो आप कहते हैं कि छात्रों का गुस्सा फूटा और वो अचानक बाहर आ गए, या फिर उनमें कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको पता है कि प्रोटेस्ट कैसे करना होता है, इसे अंजाम तक कैसे पहुंचाना होता है, देयर इज अ डीपर ताकत, पावर उसके पीछे जो काम कर रही होती है। अब तो देखिए क्या होता है, वो जो डीपर ताकत होता है वो क्या कहते हैं, वो बस प्रेशर कुकर के नीचे आग लगा सकती है। वो प्रेशर कुकर से विसिल नहीं हटा सकती या विसिल को चिपक नहीं सकता है। वो खुद ब खुद क्या होता है कि सरकारों की गलती से ही वो कई बार हो जाता है। पर हमको ये भी काफी पता है कि जब ये विद्यार्थी लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, इसमें कई सारे कम्युनिस्ट भी घुस के उन्होंने ही ये पूरा इसको भड़काया। जो वायलेंस हुआ था पहले दिन को जिसमें 19 लोग मरे थे, वो कई कम्युनिस्ट पार्टी के वर्कर्स ने ही उकसाया था, क्योंकि ओली समझ रहा था कि ये करके वो इमरजेंसी पावर ले पाएगा और ये सब। ये मेरे को सुनने को मिल रहा है अपने नेपाली सोर्सेस से, कोई कॉन्फर्मेशन नहीं है। बट देन प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि इतने सारे कंस्पिरेसी थियरी हो रहे हैं, फेशियल रिकॉग्निशन का तो कोई कुछ है नहीं उधर नेपाल में कि हम चेक भी कर सकें कि कौन प्रोटेस्टर किसके साथ है। मैं ओवरऑल इस बात को समझने के लिए अभिजीत, हमने आज ये डिबेट, क्योंकि एक आम आदमी है ना, वो जब दूर से देखता है तो उसको ये लगता है कि अरे बाप रे हाहाकार हो गया है, और फिर जब वो ट्विटर पर आएगा, सोशल मीडिया पर आएगा, सतीश केसिंग साहब, तो वो देखेगा कई ऐसे लोग जो कह रहे हैं नेपाल टुडे इंडिया टुमारो, ऐसी स्थिति किसी भी देश में हो सकती है। फिर कहेंगे नेपाल के यूथ ने कर दिया, अब इंडिया की बारी है, फिर नीचे लिखेंगे जय हिंद। ये कौन लोग हैं? देखिए, पता नहीं कौन लोग हैं, लेकिन बात यह है कि हम आंदोलन और खूनी क्रांति में इसको विभाजन कर लें, वो अलग चीज़ है। आंदोलन तो बराबर होता है, आंदोलन होना भी चाहिए लोकतंत्र के लिए, और हमने देखा भी है भारतीय जनता पार्टी आज सत्ता में है 11 साल से, वो भी अन्ना आंदोलन का हिस्सा थी, वो भी इमरजेंसी के खिलाफ आंदोलन का हिस्सा थी। मुद्दा कुछ दूसरे हैं। पहला मुद्दा ये है कि सुप्रीम कोर्ट अगर नेपाल और बांग्लादेश की दुहाई देता है तो ऐसा क्यों ऐसा होता है, पहली चीज। दूसरा, वोट के सवाल पर अगर वोट का आधार जो है इस देश का आधार है, इतिहास का आधार है वोट, अगर उसके ऊपर कुछ सवाल खड़े होते हैं तो वो क्यों होते हैं। और दूसरी बात कि अब हम लोग बताते हैं कि इतना बढ़िया इकोनॉमी है, सब कुछ बढ़िया है, आपने अच्छा किया जो बता दिया कि कुछ कमी भी है, तो उसमें तो ये है कि ना 1938 के बाद गैर बराबरी सबसे चरम पर है। बेरोजगारी पर भी कहते हैं कि 45 सालों में सबसे ऊपर है। इन चीजों को हमें सुधारना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करें? इसके लिए करना क्या पड़ेगा? इसके लिए क्या करें? वो मैं बता देता हूं, के ट्वीट को रीट्वीट करें, जहां पर वो कह रही हैं वो बांग्लादेश में जो हुआ था उसके बाद कह रही हैं क्या प्रधानमंत्री के घर पे स्विमिंग पूल है, रीट्वीट करें, क्या करें? नहीं, आप वो नहीं करिए। स्थिति को सुधारने के लिए क्या किया जाए? हमारा आपका काम सिर्फ एक है कि चीजों को सामने रखें, कुछ चीजों को जो यहाँ पर कुरीतियां हैं, गड़बड़ियां हैं, कमियां हैं, उसके तरफ ध्यान दें और सबको मिलजुल के चले। जैसे हमारा ना मध्यम मार्ग रहा है भारत का। नहीं, अगर हम एकदम से ये मध्यम मार्ग में तो ये नहीं, तो ये एक्सट्रीम नहीं है कि जो नेपाल में हुआ है वो हमारे यहाँ भी होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ वो तो नहीं, मैंने कहा कि आंदोलन के हम समर्थक हैं, आंदोलन होते रहना चाहिए। ये आंदोलन है क्या? नेपाल में आंदोलन हुआ है क्या? वहाँ पर डीप स्टेट भी है, हाँ, हमारे नाक के नीचे हो रहा है। ये हमारे लिए चिंता की बात है, हमारे लिए चिंता की बात है कि हमारे नाक के सामने ये हो गया। सर देखिए, लेकिन हमको सचेत रहना है, आपने सुप्रीम कोर्ट का बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट का कहा। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिप्पणी क्या हुई है? सीजेआई ने क्या कहा है? बीआर गवई ने चिंता व्यक्त करते हुए ये कहा है कि हमें अपने संविधान पर गर्व है। देखिए हमारे पड़ोसी देश में क्या हो रहा है, नेपाल में भी हमने हालात को देखा है, बांग्लादेश में भी इस तरह की स्थिति सामने आई है। तो संविधान में जो यकीन हम करता अपने संवैधानिक चीजों को मजबूत तो फिर संवैधानिक तरीके से आगे बढ़िए ना, पैदा ना होने दे, कहीं कोई भ्रांति पैदा ना होने दे, वही थोड़ा सैटिस्फाई करके रखें, भ्रांति पैदा ना होने दे। निखिल जैन साहब, इसीलिए आरोप लगता है क्या भ्रांति पैदा की जा रही है बार बार, तब जबकि
चुनाव आयोग की तरफ से, बाकी संस्थाओं की तरफ से आकर क्लैरिफाई किया गया है। भ्रांतियां पैदा की जा रही है। जवाब दीजिए निखिल जी। रूबिका जी देखिए, एसके सिंह जी ने एक बहुत सही बात बोली कि आंदोलन और खूनी क्रांति में एक फर्क होता है। मेरा भी यही मानना है, लेकिन साथ साथ ये भी सच है कि आंदोलन को खूनी क्रांति में बदलते देर नहीं लगती। चाहे श्रीलंका हो, चाहे नेपाल हो, चाहे बांग्लादेश हो, तीनों में आंदोलन की तरह शुरू हुआ और खूनी क्रांति बन गई। जिस तरीके के विजुअल्स हमने देखे हैं इन तीनों देशों से, वो दर्दनाक हैं। और वो साथ साथ मेरा मानना यह है, भारत जो इस क्षेत्र का सबसे मजबूत देश रहा है, उसकी कूटनीति, भारत की सरकार की कूटनीति की विफलता, भारत की सरकार की सुरक्षा नीति की विफलता दिखाता है कि किस तरीके से हम अपने पड़ोस में वो स्थिरता नहीं ला पा रहे हैं, किस तरीके से हमारे पड़ोस में अस्थिरता और अराजकता फैल रही है। हमें दिल्ली में बैठ के, इंडिया में बैठ के क्या ये लग रहा है कि जब नेपाल में अस्थिरता में मोदी जी जाकर क्या कर ले, मुझे ये बताइए। मैं बताता हूं क्या कर सकते हैं। मैं केपी ओली की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले ले। रूबिका जी, केपी ओली की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं लेंगे, लेकिन हमारे रीजन में, साउथ एशियन रीजन में, इंडिया हैज ऑलवेज प्लेड अ बिग ब्रदरली रोल। बड़े भाई के रूप में हम हमेशा रहे हैं। कहीं पर भी अस्थिरता हुई तो हमने उसमें हस्तक्षेप करा और उसे रोका। किस तरीके से पाकिस्तान की फौज ने 1970 में ईस्ट पाकिस्तान में बांग्ला भाषी लोगों के ऊपर अत्याचार करे, हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने, हमारी फौज ने हस्तक्षेप करा, उस अत्याचार को रोका और पाकिस्तान के दो भेद कर दिए। और यही सारी सरकारों ने करा। और इसमें मैं भाजपा कांग्रेस नहीं कर रहा हूं। मैं आपको जिस पार्टी का आप पक्ष रखते हैं, उसी पार्टी के एक प्रवक्ता हैं, उस प्रवक्ता का एक ट्वीट आपको पढ़ के सुनाती हूँ। विंग कमांडर अनुमा आचार्य रिटायर्ड हो चुकी हैं, पर वो ट्विटर पर लिखती हैं एक फोटो को, किसी चैनल की वो तस्वीर है जिसमें लिखा है नेपाल के वित्त मंत्री को सड़क पर दौड़ा कर पीटा गया। मैडम उसके ऊपर रिकॉर्ड करके लिखती है, ऐसे ही सोचने में आया कि साड़ी में दौड़ना मुश्किल हो सकता है। व्हाट इज दिस? क्या है सर ये? व्हाटएवर दिस इज, No, first you tell me what is this? साड़ी में दौड़ना मुश्किल हो सकता है। नेपाल के वित्त मंत्री को दौड़ा कर पीटा गया, ख्याल आ रहा है। What does that mean? रूबिका जी, जिस प्रवक्ता की आप बात कर रही हैं, वो वायुसेना में देश की सेना को सेवा दे चुकी है। अरे मैं उनके वायुसेना में सेवा की बात नहीं कर रही हूँ। मैं ट्विटर पर जो बात उन्होंने लिखी है, कमेंट नहीं करना चाहता। रूबिका जी, आप कहिए ना कि ये शर्मनाक है। नहीं, किस तरफ इशारा है? शर्मनाक मैं बताता हूँ क्या है। रूबिका जी, शर्मनाक मैं बताता हूँ क्या है। शर्मनाक ये है कि देश के नेता प्रतिपक्ष ने, नहीं रूबिका जी, पहले सरकार नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी करने पहले बात पूरी करने दीजिए। देश की सरकार नहीं बोलने देती विपक्ष को, कम से कम मीडिया तो बोलने दे। अरे मैं बोलने दूंगी, इस पर जवाब तो दीजिए ना मुझे। आप चाहते हैं मोदी केपी ओली के रूबिका जी, आपको बात तो पूरी करने देनी पड़ेगी ना। अगर आप पैनल पे बुला के मेरे से एक सवाल पूछ रही हैं, सवाल का जवाब आपको बात पूरी करने दूंगी, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। भागिए मत, सवाल का जवाब दे रहा हूं। अब जब एक जवाब देने लगो, जो भी सवाल पूछना है, आपको काउंटर क्वेश्चन करना है, वो बैठे वहां के शर्मा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, आप कीजिएगा। लेकिन उससे पहले मेरे सवाल का आप जवाब दे दीजिए। नहीं, मैं आपके सवाल का ही जवाब दे रहा हूं कि किस तरीके से आपने एक मुद्दा उठाया कि चुनाव आयोग पे सवाल उठाए गए कांग्रेस पार्टी द्वारा और विपक्ष द्वारा। क्यों सवाल नहीं उठाने चाहिए एक लोकतांत्रिक संस्था पे जो लोकतांत्रिक मूल्यों से ना जुड़े, लेकिन एक पार्टी का केवल पक्ष ले। 7 अगस्त को देश के नेता प्रतिपक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, पूरी मीडिया, पूरी दुनिया के सामने सबूत रखे कि किस तरीके से एक लोकसभा के एक असेंबली क्षेत्र में धांधलेबाजी हो रही है और इलेक्शन कमिशन ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। 8 अगस्त को मंसूर अली खान जो कैंडिडेट म्यांमार I'll tell you the मुझे पहले बता दीजिए what is this Myanmar connection? I'll tell you the Myanmar connection. The Myanmar connection is that the BJP has nothing to offer to the people of India and they're only trying to deviate from the issue. बीजेपी के पास कोई जवाब तो है नहीं कि क्यों उनके नेता के नाम पे रजिस्टर्ड घर में 80 वोटर पाए गए और जब जांच हुई तो एक भी नहीं मिला। बीजेपी के पास इसका कोई जवाब नहीं है। बीजेपी के अनुराग ठाकुर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलते हैं 6 सीटों में वोट चोरी हो रही है। इलेक्शन कमीशन ने क्या जवाब दिया? 8 अगस्त को बैंगलोर सेंट्रल, नहीं 8 अगस्त को बैंगलोर सेंट्रल से प्रत्याशी ने फॉर्मल कंप्लेंट दी इलेक्शन कमीशन को। सब पूछिए निखिल भाई, आस्क एवरी सिंगल क्वेश्चन दैट यू हैव इन योर माइंड। हाँ ठीक है, अब मेरे सवाल का आपने पहले विंग कमांडर अनुमा आचार्य का आपने टाल दिया कि मैं नहीं बताऊंगा। मैं अगर आपकी जगह होती तो मैं ये कहती ये शर्मनाक ट्वीट है, ये शर्मनाक है। और एक महिला होने के नाते कभी कोई महिला ये सपने में भी नहीं सोच सकती है। और वो जिस तरफ जा रही हो, मैंने तो ऐसा किया ही नहीं, अगर वो ये कह रही हैं तो फिर ये कमजरफी और कुछ भी नहीं है। अगर वो ऐसा ट्वीट कर रही हैं कि ऐसा सोचने में आया कि साड़ी में दौड़ना मुश्किल हो सकता है, क्या कहना चाह रही है प्रभु? वो महिला क्या कहना चाह रही है? इस पर आपने जवाब नहीं दिया। चलिए कोई बात, पार्टी की यू हैवंट ट्वीटेड इट।
एक राजनीतिक पार्टी की नहीं, रूबिका जी, एक दूसरा सवाल, एक राजनीतिक पार्टी की प्रवक्ता क्या कहती है उससे ज्यादा जरूरी है कि चुनाव आयोग क्या कहते हैं। जब नेता प्रतिपक्ष इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं उस पे वो क्या कहते हैं। और आपने मद्रास हाईकोर्ट की जजमेंट का भी जिक्र करा, नहीं आपने मद्रास हाईकोर्ट की जजमेंट का जिक्र करा, मैं ये भी आपके दर्शकों को क्लियरली बता दूं, जजमेंट में ऑर्डर में क्लियरली लिखा हुआ है, आर ऑर्डर हैज नथिंग स्पीक्स नथिंग ऑन द मेरिट्स ऑफ द एलिगेशंस देमसेल्व्स। उन्होंने कहा है कि हम कोई टिप्पणी आरोपों पे नहीं कर रहे हैं, हम केवल इस याचिकाकर्ता की याचिका को खारिज कर रहे हैं क्योंकि ढंग से याचिका दायर नहीं करी गई। फॉर ऑल यू नो बीजेपी ने करी है। पूरी जिंदगी निकाल दीजिए, 99 आए तो नैतिक जीत, वहां वीपी ना चुना जाए तो नैतिक जीत, खारिज हो जाए सुप्रीम कोर्ट में आपकी ये पूरी की पूरी हाई कोर्ट में किसी और याचिका है तो भी आपकी नैतिक जीत। किसी और खुश रहिए सर इस नैतिक जीत में। मैडम एक गैर कंक्लूजन है इसके, आपकी ये पिटीशन, आपकी ये याचिका खारिज हो गई है। कांग्रेस की नहीं है, विपक्ष की नहीं है, जिसकी भी है, अरे बीजेपी की होगी। फॉर ऑल वी नो बीजेपी की होगी। जिस तरीके के उल्टे सीधे गेम मोदी जी और अमित शाह खेलते आए हैं पिछले 40 साल से। के शर्मा जी जवाब दे दीजिए। म्यांमार, आपको कुछ और नहीं मिला कि म्यांमार का कनेक्शन आप उठा के लेकर आए हैं कि वहां से, आप थोड़ा और डिटेल बताइए ना अगर प्रूफ है तो। नहीं, मैं 2-3 चीजें कहना चाहता हूं। पहले तो रूबिका जी, राहुल गांधी की पिछले कुछ दिनों से उनकी जो गतिविधियां हैं वो संदिग्ध के घेरे में बढ़ती जा रही है। सब राहुल गांधी पिछले 5 साल से जो उनकी एक्टिविटीज़ लगातार ये देश देख रहा है, आज देश के जनता को उन पर संदिग्ध नज़र उनकी पड़ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? राहुल गांधी इतने संदिग्ध कैसे होते जा रहे हैं? और इसको मैं तथ्यों के साथ बोलता हूँ। अभी तो एक बयान पर ये अनुपमा आचार्य पे कह रही है एक प्रवक्ता, 2022 में राहुल गांधी का बयान क्या है? जब श्रीलंका की घटना, उन्होंने कहा कि श्रीलंका की सच्चाई बाहर आ गई है, भारत की सच्चाई बाहर आएगी। ये जब श्रीलंका में घटना हो रही थी तब राहुल गांधी का 2022 का बयान। ये वही राहुल गांधी हैं जिनका बयान है कि फाइट अगेंस्ट इंडियन स्टेट। ये राहुल गांधी का बयान है। क्या कहना चाहते हैं इस पर? तीसरी बात, मैं 2-3 घटना का जिक्र कर रहा हूँ रूबिका जी, जो मीडिया में भी आया है। जब डोकलाम में जब भारत और चीन की सेना आमने सामने खड़ी थी और एक युद्ध का स्थिति बनी हुई थी, उस समय जो है राहुल गांधी चीनी दूतावास में पाए जाते हैं रात को, और जिसका 3 दिन तक कांग्रेस डिनाई करती है कि वो नहीं गए। चौथे दिन चीनी दूतावास जो है वो फोटो जारी कर देता है कि रात को डिनर करने आए थे। आज तक कांग्रेस ने नहीं बताया कि वो क्या करने गए थे। एक जवाब दिया था कि शायद वो जानकारी लेने गए थे, भारत के विदेश मंत्री से नहीं पूछ पा रहे थे, वो चीन के दूतावास में गए थे जब भारत की सेना आमने सामने खड़ी थी। नेपाल में 2022 में एक दृश्य आया था, रात को एक पार्टी में एक फोटो जारी हुआ था, और उस दृश्य की मैं बहुत चर्चा नहीं करना चाहता कि इसके साथ वो नाइट पार्टी में क्या हो रहा था। अब एक सेकंड के शर्मा जी, मैंने अब मैं तीसरी बात पर आए उससे पहले, सरकार में कौन है सर? आप लोग क्या कर रहे हैं? हाथ बांध कर पॉपकॉर्न जो है वो, अभिजीत अय्यर जी अक्सर अपने हाथ में पॉपकॉर्न रखते हैं जब कोई इंपॉर्टेंट बात कर रहे होते, तो आप लोग क्या वो वाला पॉपकॉर्न खा रहे हैं? अगर राहुल गांधी इतने खतरनाक तरीके से कुछ कर रहे हैं, ऊपर कमेंट्स करने पहले 5 बार सोचिएगा। अच्छा, क्या पॉपकॉर्न की भाषा जो है अपने पास रखिए। एक्सक्यूज मी मिस्टर शर्मा, क्या कर लेंगे आप? क्या देश को क्या कर रही है? देश के लोग पॉपकॉर्न खा रहे हैं। यहाँ पर बैठकर राहुल गांधी ये कर रहे हैं, राहुल गांधी वो कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? आप पॉपकॉर्न खा रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं बताइए मुझे। सुन लीजिए, आप क्या कर रहे हैं? मैं जवाब दे रहा हूँ। और धमका किसको रहे हैं? आप सुनिए, राहुल गांधी अगर गलत काम कर रहे हैं तो आप मुझे क्या धमका रहे हैं? आप मुझे ये बताइए, पॉपकॉर्न खिला रही है ना, कुछ और तो नहीं खिला रही ना आपको? जी आदत हो गई है सबको धमकाने की। नहीं, पॉपकॉर्न खिला रही है। किस बात की धमकी दे रहे हैं आप मुझे? किस बात की धमकी दे रहे हैं आप मुझे? नहीं, किस बात की धमकी? मैं कह रही हूँ राहुल गांधी पर अगर आप इतने आरोप लगा रहे हैं, एक एक करके सब देश, अच्छा देश की जनता पर चले गए। मैं कोई भी आरोप तथ्यों से अलग नहीं लगा रहा। अगर आपको लगता है कि प्रूफ है, अगर आपको लगता है कि राहुल गांधी बहुत खतरनाक है इस देश के लिए, तो आप सिर्फ यहाँ बैठकर गिना क्यों रहे हैं? Why are you not taking any action? हो गया? What do you mean हो गया? नहीं, क्या हो गया? क्या आप बीच में बोलने नहीं दे रही हैं? आप तो खुद ही इतनी उसमें आ रही हैं।
मैं ये कह रहा हूं, आपको बता रहा हूं, जो भी गतिविधियां हैं उस सब पर नजर है और समय पर ही उस पर कार्रवाई होनी है, विचार भी होगा, इसमें क्या दिक्कत है? नहीं तो समय मैं लेकिन जो तथ्य सामने रख रहा हूं, नेपाल, वो आप श्रीलंका, बांग्लादेश, अमेरिका, आप इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं सर, वो समय कब आएगा? मैं आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ। आप डिबेट कर लीजिए, हम साथ डिबेट आप ही के संग करूंगी मैं, आप नहीं मुझे डिक्टेट करेंगे। मिस्टर शर्मा, यू विल नॉट डिक्टेट मी। मैं सवाल पूछूंगी, आप उसका जवाब देंगे। आप भी मैंने आपको जवाब देने के लिए बुलाया है यहाँ पर, और इसीलिए मैं आपसे आप कर रहे हैं वो काम। मैंने आपसे सवाल पूछा कि राहुल गांधी पर इतने गंभीर आप लोग आरोप लगा रहे हैं, राहुल गांधी के खिलाफ कोई कार्रवाई करने से बच क्यों रहे हैं आप लोग? क्यों बच रहे हैं? तो अरे आप देखती है तो आप क्यों परेशान हो रहे हैं? अरे समय आने दीजिए, मैं जो बात कहना चाह रहा हूं या तो मुझे आप कहने दीजिए, आप अपनी बात कह लीजिए, फिर मैं बताइए, समय बताइए मुझे, समय आने दीजिए। लेकिन कम से कम देश की सुरक्षा एजेंसियों को पॉपकॉर्न जैसे शब्दों से मत जोड़िए। सुरक्षा एजेंसी, के शर्मा आप कब से सुरक्षा एजेंसी हो गए भैया? पॉपकॉर्न नहीं खा रही है, आपको पॉपकॉर्न खिला रही थी मैं। सुरक्षा एजेंसी को पॉपकॉर्न, ये सब मेरे साथ नहीं चलेगा। के शर्मा जी, के शर्मा जी, शब्दों को तोड़ना मरोड़ना आप कहीं और कीजिएगा, मेरे यहाँ नहीं चलेगा। मैं अपने शब्दों को बहुत सोच समझ के अपने मुंह से निकालती हूँ। हाँ तो खाइए ना पॉपकॉर्न, क्या प्रॉब्लम है? मैंने कोई आपको कोई गलत चीज थोड़ी खिलाई है। पॉपकॉर्न पर आपका ईगो हर्ट हो गया है। मुझे बोलने देंगे? 30 सेकंड और अपनी जवाब, 30 सेकंड और सर जवाब दीजिए कायदे का, और फिर मैं आगे इस डिबेट को बढ़ाऊंगी। इसलिए मेरा ईगो हर्ट हुआ। आप देश की सुरक्षा एजेंसी को पॉपकॉर्न खाने वाला नहीं बता सकते। देश की सुरक्षा एजेंसी पर कोई बात नहीं हो रही थी। राहुल गांधी पर आपने आरोप लगाए तो रूबिका लियाकत ने आपसे सिंपल सवाल पूछा, आपके पास बड़े सबूत हैं, बड़ी जानकारी है, तो एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? पीरियड। आप एक मिनट मेरा पूरी बात करने दीजिए, फिर आप अपनी बात कर लीजिए। मैं पुनः आपको बता रहा हूं, अब मैं किस तथ्यों के साथ भी बोल रहा हूं। आज ही सीआरपीएफ के जो हेड है वीआईपी सुरक्षा के, सुनील जुंजी ने एक पत्र लिखा है, जो खड़गे साहब को भी लिखा है और राहुल गांधी को भी, और उसमें उनको बताया है कि राहुल गांधी किस तरह से जो Z+ विथ ASL सुरक्षा कैटेगरी में आते हैं, वो किस तरह से नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं और अपनी यात्रा, विदेश यात्रा की जानकारी यहाँ नहीं दे रहे हैं। ये सरकार की सुरक्षा एजेंसियां काम कर रही हैं, तभी डिटेल्स मांगे जा रहे हैं। उन्होंने पूछा है कि जो 6 उनकी यात्रा, जो 9 महीने में 6 यात्रा में जो उल्लंघन हुआ, इटली में वो 10 से 11 दिन रहे, वियतनाम में 5 से 6 दिन, दुबई में 6 से 7 दिन, कतर में 8 से 9 दिन, लंदन में 11 से 12 दिन और मलेशिया में 4 से 5 दिन। इस यात्रा का विवरण जो सुरक्षा की वो Z+ सिक्योरिटी पर है और प्लस ASL पे है। और यहाँ तक कि यदि मैं गलत नहीं हूं तो कि यदि कोई सांसद भी विदेश जाता है तो वो भी स्पीकर को ये डिबेट करता है, बताता है ये तो नेता प्रतिपक्ष हैं, ये मलेशिया क्यों गए? मलेशिया एक नेता प्रतिपक्ष यदि विदेश जा रहा है तो उसको किससे मिलता है, क्या मिलता है, इसकी जानकारी देशवासियों को होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। ओके निखिल जी, 20 सेकंड में जवाब दीजिए। सीआरपीएफ शर्मा जी, अब रुकिए, वो भी उठाया है। ऑलराइट, अब रुकिए, मैं कहना चाहता हूं, अब रुकिए के शर्मा जी, बहुत कहा आपने, बहुत कहा आपने। होते जा रहे हैं। नहीं रुकिए, अरे वो तो केवल धमकी देते हैं ना, आप लोग तो बॉयकॉट कर देते हैं। अभी मत मुझे पोल खुलवाइए, आप लोग तो आने से भी कतरा जाते हैं। मैंने आपसे शेयरों प्रश्न किए हैं। देखिए, सबसे पहले जब आपने इनसे इतना गंभीर सवाल पूछा के शर्मा जी, भाजपा के प्रवक्ता से, कि राहुल गांधी पे आप इतने संगीन आरोप लगाते हैं तो उन पे कार्रवाई कब होगी, जवाब क्या है? समय आने पर होगा। ये समय कब आता है मुझे समझ नहीं आएगा,
एक शेखर गुप्ता जी एक जर्नलिस्ट हैं, उनका एक बिट बड़ा वायरल होता है, देयर कम्स अ टुमारो आफ्टर टुमारो, दैट टुमारो नेवर कम्स, दैट टुमारो विल कम समडे, दैट टुमारो विल कम। और बीजेपी के साथ समय ऐसे ही आएगा, चाहे इनका प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश का चुनने का हो, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने का हो, चाहे राहुल गांधी पे जो आरोप लगाते हैं उस पे कार्रवाई करने का हो, या अजीत पवार पे 70,000 करोड़ के भ्रष्टाचार पे आरोप जो लगाते हैं उस पे कार्रवाई करने को। दूसरी बात इन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने कैसे सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन करा, मैं उस पर जवाब दे देता हूं। सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन तो मोदी जी ने भी करा था जब वो एक सिंगल इंजन जेट में फ्लाई कर रहे थे, जब वो अहमदाबाद के पास नदी पे उतर रहे थे। उनको तो एसपीजी कवर है, एसपीजी कवर में कभी भी आपको सिंगल इंजन प्लेन पे नहीं फ्लाई करना होता। कुतर्क नहीं है। दूसरा चीज ये है, अब ये कह रहे हैं कि उन्होंने आपके ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं, राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि उनका ये है कि सुरक्षा का उल्लंघन कर रहे हैं, प्रोटोकॉल वो बताते नहीं है, वो बताते नहीं है, ये आरोप ये लगा रहे हैं। और दूसरी बात भाजपा के प्रवक्ता को टीवी पे ये क्यों जानना है कि कोई भी देश का व्यक्ति, चाहे वो सांसद हो, नेता प्रतिपक्ष हो, या मैं कहता हूं प्रधानमंत्री हो, कि वो किस से जाके कब क्यों मिलता है। राहुल गांधी को जो सिक्योरिटी मिली हुई है, नहीं रूबिका जी एक बार एक बात समझिए, इसमें निजता का प्राइवेसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्राइवेसी का बहुत इंपॉर्टेंट वहीं रुक जाइए। ओके, प्राइवेसी सिक्योरिटी है तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि आप सरकार को बताएंगे मैं आज इसके साथ खाना खाने जा रहा हूं, मैं यहाँ नहाने जा रहा हूँ, यहाँ घूमने जा रहा हूँ, आप रुक जाइए। सर ऐसा है, पब्लिक लाइफ में आप एलओपी हैं, मजाक मत कीजिए आप। नहीं पब्लिक लाइफ में है तो सिक्योरिटी पर्सनल आपके इर्द गिर्द घूमते हैं, डजंट मीन वो सारी प्राइवेट लाइफ पब्लिकली बताएं। और ये प्रधानमंत्री के बेटे हैं, सुरक्षा मजाक नहीं है सर, नहीं बिल्कुल मजाक है ना। तो ये मत कहिए कि कहां जाए, क्यों जाए, कब जाएंगे, किसी को पता नहीं होना चाहिए। ये भी कहा देश के किसी शिवराज जी और उसके बाद अनवर पाशा जी, इन्होंने कहा देश के किसी भी सांसद को बाहर जाने से पहले ना स्पीकर की परमिशन लेनी होती है, इंटीमेशन देनी होती है। क्या प्रधानमंत्री जी ने जब बिना बताए अफगानिस्तान से अपना प्लेन पाकिस्तान में उतरवा दिया था पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ बिरयानी खाने के लिए, क्या उन्होंने स्पीकर से परमिशन ली थी, इंटीमेशन दिया था? क्योंकि सांसद को वो ट्राइंग टू कॉपी मोदी जी, नो ही इज नॉट ट्राइंग टू कॉपी मोदी जी, यू कांट इन्वेड इनटू समबडीज प्राइवेसी लाइक दैट। उनकी जो ऑफिशियल विजिट्स हैं जरूर वो पब्लिक डोमेन में होनी चाहिए, बट वो अपनी प्राइवेट लाइफ में क्या करती हैं? 10 सेकंड्स गिवन नाउ, वेट शिवराज जी और उसके बाद पाशा साहब आ रहे हैं आपके पास। जी रूबिका जी, देखिए आज जो अभी आपके चैनल पर हुआ पिछले कुछ मिनटों में, वो हमारे देश की राजनीति का सार है। समय यह है कि आप किसी भी पार्टी के किसी भी प्रवक्ता से कोई सवाल ना पूछें, शायद कवायद इसकी है। अभी आप देखिए निखिल जी किस तरीके से बात कर रहे हैं कि देश के जो विपक्ष के नेता हैं वो क्यों बताएं। भाई क्यों नहीं बताएंगे? देश के विपक्ष के नेता को सुओ मोटो आकर खुद बताना चाहिए कि आज मेरी इससे मीटिंग हुई, इस पे इन एजेंडे पे हमने बात की। और जब आप सिक्योरिटी की बात करते हैं निखिल जी, तो आपको ये पता होना चाहिए कि सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स क्या हैं। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स आपको पता हो या नहीं हो, राहुल गांधी को जरूर पता होना चाहिए। अगर राहुल गांधी की जान को खतरा है, अगर राहुल गांधी को ऐसा लगता है कि उनके ऊपर सारी कायनात की सारी ताकत लगी हुई है कि राहुल गांधी पर ही हमला किया जाए, तो ऐसे सिचुएशन में देश की सिक्योरिटी एजेंसीज को बिना बताए वो बाहर क्यों जाएंगे कहीं। और एक बात मैं और बता दूं रूबिका जी, ये जो लगातार कवायद चली है, मुझे लगता है 2013-14 से ही ये शुरू हो गया है कि राहुल गांधी को बिल्कुल मोदी जी के समकक्ष खड़ा कर दिया जाता है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, देश के प्रधानमंत्री नहीं है, इसीलिए ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल विजिट्स और किस तरीके की बात कहां करनी है इसका डिफरेंस पता होना चाहिए। नहीं है तो उनके एडवाइजर्स को पता होना चाहिए, और वो भी नहीं पता है तो तीखे सवाल तो पूछे जाएंगे। सिंपल सी बात है, जिस तरीके का घटनाक्रम हमारे आसपास पड़ोसी देशों में बीत रहा है, और जिसका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इफेक्ट हमारे देश पर भी पड़ता है, ऐसे सिचुएशन में चाहे नेता प्रतिपक्ष हो या जो सरकार सत्ता में हो, उन दोनों के नुमाइंदों को बाहर आकर स्पष्ट रूप से देश के बीच में अपनी बात रखनी चाहिए। नेपाल पे राहुल गांधी का क्या स्टैंड है? मैं राहुल गांधी इसलिए बोलती हूँ क्योंकि इंडी गठबंधन बना है और सबने उनको लीडर ऑफ ऑपोजिशन मान करके आगे किया हुआ है। मुझे जानना है, बतौर नागरिक मुझे जानना है कि नेपाल में जो परिस्थिति हुई उसमें राहुल गांधी का क्या मत है। मैं उनके चिंटुओं से नहीं जानना चाहती, मैं राहुल गांधी के मुख से स्वयं जानना चाहती हूँ। और ये पूछ देना कोई बहुत बड़ा गुनाह कर देना नहीं है। अगर मैं देखती हूँ कि कल राहुल गांधी भावी प्रधानमंत्री बनेंगे तो मैं जानूं तो कि उनकी पॉलिसीज क्या हैं, मैं जानूं तो कि वो किस विषय पर क्या बात करना चाहते हैं। उसी तरीके से इस देश की सरकार पर अगर आप सवाल उठा रही है कि अगर इतने संगीन आरोप और इतने संगीन अगर इल्जाम लगते हैं पार्टी के ऊपर, तो ऑब्वियस बात है कि सरकार को सामने आकर के बताना चाहिए कि वो क्या आरोप है, उनको किस तरीके से खारिज किया जाना चाहिए, या वो खारिज करने लायक नहीं है, या ये और इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाता है शुभरास्ता, ये जो डीप स्टेट है, ये कहने को तो सिर्फ दो शब्द है,
अभिजीत अय्यर बहुत अच्छे से हमें समझा सकते हैं और आप लोग भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये काम कैसे करते हैं, कहाँ किसका इस्तेमाल हो रहा है, कैसे इस्तेमाल हो रहा है। भाई हमने सीएए देखा है, हमने यहाँ पर दिल्ली के दंगे देखे हैं, हमने यहाँ पर फार्मर प्रोटेस्ट देखे हैं, हमने मतलब उस टाइम पर क्या कुछ नहीं देखा है। और ऐसे में अगर स्थिति और कोई खराब करने की कोशिश कर रहा है तो हमें जानना होगा और ये जानने के लिए कड़े सवाल पूछने होंगे। पाशा साहब, इसलिए अब मैं डिबेट में आपको लेकर आ रही हूँ। ये जब आप तमाम विपक्षी नेता ये कहते हैं कि इस वक्त देश में स्थिति ठीक नहीं है, भाई आप विपक्ष के नेता हैं, आप बार बार कहेंगे कि देश में स्थिति ठीक नहीं, पर ये चाह लेना कि जो नेपाल में हो रहा है, श्रीलंका में हो रहा है या बांग्लादेश में हुआ है, वैसा कुछ अब यहाँ पर स्थिति मांगती है, ये कितना जायज है, बताइए सर। रूबिका जी, ये बहुत ही गंभीर विषय है। जो कुछ हमारे पास पड़ोस में हो रहा है, जो कुछ श्रीलंका में हुआ, जो कुछ बांग्लादेश में हुआ, जो आज नेपाल में हो रहा है, जाहिर है कि चिंता का विषय हमारे लिए है, हमारे देश के लिए चिंता का विषय है। हम चारों तरफ से इन्हीं देशों से घिरे हुए हैं। वहां भी लोकतंत्र ही था और हमारे देश में भी लोकतंत्र है, लेकिन फर्क है हमारा लोकतंत्र एक ऐसे संविधान पर आधारित है जो बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान, जिसकी जड़ें बहुत मजबूत थी, जिसको नेहरू जी ने, जिनको गाली पानी पी पी करके भारतीय जनता पार्टी गाली देती है, इस देश में संविधान को स्थापित करने का काम, डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को स्थापित करने का काम हमारे पहले प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। और जाहिर है कि हमारी जड़ें बहुत मजबूत हैं हमारे लोकतंत्र की। हम नेपाल नहीं है, हम बांग्लादेश नहीं, हम श्रीलंका नहीं है। हम जानते हैं कि डेमोक्रेसी क्या होती है और डेमोक्रेसी में जनता के अधिकार क्या होते हैं। लेकिन चिंता का विषय इसलिए है कि सरकारें अगर सरकारें लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन करेंगी, जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन करेंगी, तो जाहिर है कि जनता में आक्रोश होगा और जनता अपने आक्रोश को लेकर सड़कों पर उतरेगी। अच्छा, हम एक शांतिपूर्ण क्या जनता के कौन से अधिकार का हनन कर दिया है, मुझे गिनवाइए जरा। ये एसआईआर क्या है? जनता का एक संवैधानिक अधिकार, वोट डालने का अधिकार है। कुछ भी बोलेंगे प्रोफेसर साहब, एसआईआर क्या है? ये अधिकार का हनन है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एसआईआर होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एसआईआर को जिस तरह से लाया जा रहा है, जिस तरह से किया जा रहा है, जिस तरह की प्रक्रिया है उसकी, वो जनता विरोधी है। आप नहीं मान रहे जनता के पास डॉक्यूमेंट्स हैं। कहाँ? मुझे तो नहीं मालूम है। कहाँ, किसने कहा, कब कहा सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा? 11 लिस्ट बनाई है आपने, जो डॉक्यूमेंट्स बिहार की जनता के पास नहीं है। डॉक्यूमेंट्स बिहार के आम गरीब, अरे डॉक्यूमेंट्स इज अ डिफरेंट थिंग, एसआईआर इज अ डिफरेंट थिंग। क्या आप लोग कितना मतलब बदमाशी करते हैं आप गरीब लोगों को? अरे कहाँ है गैर संवैधानिक एसआईआर? दौड़ाया जा रहा है बाढ़ के समय में कि लाइए अपने माता पिता का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं कहा है, ये आप कह रहे हैं झूठ। सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कहा है। मुझे बताइए, एक सेकंड रुकिए, मुझे बताइए सुप्रीम कोर्ट ने कब कहा एसआईआर गैर संवैधानिक है? कब कहा है, मुझे बताइए। एसआईआर में जो मनमानी की जा रही है, जिस तरह से जनता के पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो सरकार द्वारा दिए गए एसआईआर पूरे देश जो में इलेक्शन कमीशन के द्वारा दिए गए डॉक्यूमेंट्स हैं, और जिन को। डॉक्यूमेंट्स के आधार पर सारे डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, आधार कार्ड ही सबका एसआईआर गैर संवैधानिक है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कब कहा सर? अफवाह मत फैलाइए। आप रूबिका जी ये बताइए, प्रोफेसर पाशा भ्रांति मत फैलाइए। आप बिना आधार कार्ड के पासपोर्ट बनवा सकती हैं? आप, मैं चैलेंज करता हूं आपको। सर देखिए, आप ही लोग हैं, जब आधार कार्ड को लिंक किया जा रहा है, सुनिए सर, एक सेकंड रुक जाइए। जब आधार कार्ड लिंक किया जा रहा था तो आप ही लोग सदन में खड़े होकर हाय तौबा कर रहे थे। तो आधार पर और आज कह रहे हैं कि लिंक करवा दो। उधर नहीं, आप लोग चाहते ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में विरोध क्यों किया? भाजपा ने खुद आधार का विरोध करा था जब तक मोदी जी है सरकार के दिल में। शिवराज सर कुछ कहना चाह रहे हैं, अभिजीत अय्यर कुछ कहना चाह रहे हैं, प्रोफेसर पाशा रुक जाइए। शिवराज सर, ये जो बात में नेपाल की परिस्थिति को भारत के साथ साम्यता में देखने का प्रयास किया जा रहा है, मैं बता दूं पाशा जी को कि नेपाल और बिहार का अच्छा खासा, नेपाल और बिहार का जो बॉर्डर है, अच्छे खासे गांव वहां पे प्रभावित होते हैं। चाहते तो आरजेडी की सरकार गिर जाती जिस समय लालू प्रसाद जी राज कर रहे थे, ठीक है। इसीलिए ये जो साम्यता बनाने का, उससे ज्यादा जंगल राज कभी था नहीं अंदर जी। इसीलिए मैं आपको कहूंगी कि जियो स्ट्रेटेजिक चीजों पे ऐसे हल्की टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए। और दूसरी बात कि आप लोगों का एजेंडा हो गया और उसी चाइना ने क्या पलीता लगाया? अनवर जी बोलने क्यों नहीं दे रहे हैं? आपकी पार्टी बीच में एक-एक करके I'll give you 20 seconds। पाशा साहब रुकिए ना, पाशा साहब रुकिए।
रुकिए। अनवर पाशा जी को मैं स्पेसिफिकली संबोधित नहीं कर रही। ये एक रस्म सी हो चली है रूबिका जी कि इस देश के सभी संवैधानिक गैर संवैधानिक संस्थाओं पे सवाल ऐसा उठा दो कि देश में कुछ काम ही नहीं कर रहा। देश की मीडिया बिकी हुई है, हमारे जो देश की जो भी ईडी है, सीबीआई है, वो सब बिकी हुई है। सब इनके हिसाब से, सब सरकार के हिसाब से चल रहा है। विपक्ष इतना पंगु हो चुका है कि कुछ नहीं कर सकता। ऐसा बोलकर के आप स्वयं के ऊपर ही सवाल उठा देते हैं। ओके सर, ओके। मेरे पता है कि वक्त की कमी है, इसीलिए आखिरी कमेंट अभिजीत जी 20 सेकंड्स और उसके बाद के शर्मा। ऑलराइट अभिजीत, देखिए बिना आधार के पासपोर्ट बन सकता है। आपके पास 2 प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और 2 सेकेंडरी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। उसका लिस्ट आपको पासपोर्ट केंद्र से मिल जाएगा, ठीक है ना। इसी वजह से SIR हो रहा था ताकि सब कार्ड, आपके पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड एक कार्ड पे यूनिफाई हो जाए, इलेक्शन कार्ड, सब कुछ। उसको रोका किसने? प्रोसेस को रोका किसने? CAA को भी रोका, NRC को भी रोका। आप अपने सिटीजन्स को एन्यूमरेट नहीं कर पा रहे हो, क्यों? दूसरी बात रूबिका जी, जल्दी से, जो नेपाल में हो सकता है, देखिए नेपाल थोड़ा मेरे स्टेट तमिलनाडु से थोड़ा बड़ा है और छत्तीसगढ़ से थोड़ा बड़ा है, ओडिशा से थोड़ा छोटा है। उधर जो एक स्टेट में हो सकता है वो नेशनल लेवल पे इधर बिल्कुल नहीं हो सकता। इधर हर बार जब सरकार बदला है वो बस इलेक्शन के द्वारा हुआ है। ये सब समझते हैं कि ये जो छोटे छोटे स्टेट्स हैं, श्रीलंका तो तमिलनाडु का आधा साइज है, एब्सोल्युटली। बांग्लादेश जो है वो छत्तीसगढ़ से भी छोटा है। जो उधर हो सकता है नेपाल में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, इंडिया इज टू डाइवर्स एंड टू बिग फॉर दीज थिंग्स टू हैपन। इसी वजह से सुनकर बहुत सुकून भी मिलता है और अच्छा भी लगता है। लेकिन आखिरी कमेंट के शर्मा जी और उसके बाद मैं वाइंड अप करूंगी। देखिए रुकिया जी, आज विपक्ष की जो हालत है और जिस ढंग से वो अपनी विश्वसनीयता खोती जा रही है, अब उनको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। वो अराजकता में ही अपना रास्ता ढूंढना चाहते हैं। इसलिए चाहे मनोज झा का बयान हो, आरजेडी के नेता का जो बांग्लादेश के संबंधित जो बयान उन्होंने दिया, या राहुल गांधी, संजय सिंह, सलमान खुर्शीद और सपा के नेता हों, ये सबका जो बयान आ रहा है और इस तरह के जो बयान की देश पे अराजकता की स्थिति की बात कर रहे हैं, ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये बौखलाहट भरा है। उन्हें पता है कि जनता का जनादेश उनको नहीं मिल रहा है, जनता का विश्वास वो नहीं ले पा रहे हैं। तो देश में ऐसा माहौल पैदा करो, अराजक माहौल पैदा करो। और मैं पुनः राहुल गांधी के संदर्भ में कहूंगा कि उनकी जिस ढंग की गतिविधियां बन रही हैं, चाहे जॉर्ज सोरेस के संस्था के लोगों से मीटिंग करना हो, चाहे फिर आपने देखिए जिस बात की शुरुआत हुई थी आप वहीं पर पहुंच गए हैं। क्या मतलब कि नेपाल से नहीं, नेपाल से के शर्मा जी रुक जाइए एक सेकंड। बुनियादी सवाल क्या सर, आप नेपाल से किसको डराने की कोशिश कर रहे हैं? यहाँ की जनता बहुत समझदार है। हर 5 साल में चुनाव होते हैं। किसी की हिम्मत नहीं है कि यहाँ पर लोकतंत्र का मजाक बना दे। आप कितनी कोशिश कर लीजिए ना ये भ्रांति फैलाने की, जनता सब जानती है और वो जनार्दन भी है। बिहार में देखिएगा कौन बाजी मारता है, जो जनता के दिल पर राज करता है, और कोशिश में आप दोनों लगे हुए हैं। देखते हैं कौन जीतता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। अरे मैं कह रही हूँ दोनों आप तो कोशिश कर रहे हैं ना। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप नेपाल जैसी स्थिति यहाँ पर बनाने के लिए दुआएं करने लगेंगे।